था और उसके टेंटिकल्स गुलाबी हो गए थे, मानो कोई संकेत दे रहे हैं। उसने दर्द से अपना सिर उठाया और आसमान की ओर दहाड़ा। अगले ही पल उसके कटे हुए टेंटिकल्स अपने आप फिर से बनने लगे। उसकी कोशिकाएं तेजी से पुनर्निर्माण करने लगी। रेत से अनगिनत स्कारब उभर आए, जैसे वे कुछ बना रहे हो। उसने जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं की, ये सुनिश्चित करते हुए कि टाइटन ने उसे नोटिस नहीं किया है। वह तुरंत मुड़ा, ट्रंक खोला और एक इंस्ट्रूमेंट निकाला, जिसे उसने जोर से नरम रेत में गाड़ दिया। लेकिन ये तो बस पहला कदम था। उसने जल्दी से अपने पास रखे लकड़ी के क्रेट को खोला और जमीन पर लगे इंस्ट्रूमेंट के साथ उसके पार्ट्स जोड़ने लगा। जैसे ही पार्ट्स अपने स्लॉट में क्लिक करने लगे, उसने एक बटन दबाया और यही पल एक सुनहरी डिस्क सिग्नल देने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, जैसे टाइटन ने कोई कमांड दे दी हो। उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहे अल्बाट्रॉस अचानक मुड़े और आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर की ओर झपट पड़े। वे रोटर ब्लेड से टकरा गए, जैसे जिंदा मिसाइलें हमला कर रही हों, केवल इंसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। एक ही पल में हेलीकॉप्टर ने कंट्रोल खो दिया और लुढ़कता हुआ रेगिस्तान की गहराई में जा गिरा। अंदर मौजूद लोगों को केवल हल्की चोटें आईं, कोई मारा नहीं गया, लेकिन टाइटन अजीब तरह से शांत रहा, बीच पर सोते हुए पहाड़ की तरह बिना हिले डुले। ये देखकर केट ने पास जाने का फैसला किया। उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और सावधानी से उस विशाल जीव के पास पहुंची। तभी टाइटन ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने सामने इंसानों को देखा और पूरा इलाका तुरंत सतर्क हो गया। वह घुसपैठिए को भगाने के लिए अपने विशाल अग्रभाग उठाने लगा। टाइटन हजारों सालों से इंसानों से निपटता आया था। वो उनकी क्रूरता से भली भांति परिचित था। अनगिनत ब्लेड और आग ने उसे घायल किया था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की बेखौफ होगी। भागने के बजाय वो डटकर उसका सामना करने के लिए खड़ी रही। उसी समय अटलांटिक महासागर की गहराई में एक सोया हुआ विशाल जीव अचानक जाग गया। अंधेरे में उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये गॉडजिला था, जिसे प्रकृति का संतुलन करता कहा जाता है। वह तेजी से बीच की ओर तैर रहा था, लहरों को चीरता हुआ सीधे टाइटन की ओर बढ़ता हुआ। तभी टाइटन को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने धीरे धीरे अपने अग्रभाग नीचे कर दिया। तभी केट की नजर उस चीज पर गई जिसे टाइटन अपनी बाहों में थामे हुए था। वो उसका बच्चा था। दरअसल टाइटन पहाड़ों और समुद्रों को पार करके इस किनारे तक पहुंचा था, अनगिनत हमलों और तबाही का सामना करते हुए सिर्फ एक सुरक्षित जगह पर घोंसला बनाए और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। इस समय वो शांत था, लगभग कमजोर। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और उसकी पलकें आधी बंद थी, जैसे बुझता हुआ दीपक। कभी दूर से एक गहरी दहाड़ सुनाई दी। वह आवाज लहरों को चीरती हुई सीधे टाइटन तक पहुंची। गॉडजिला आ चुका था। वह लहरों पर सवार था, हर कदम के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ। टाइटन को भी उसकी जानी पहचानी मौजूदगी का एहसास हो गया। हजारों सालों की दुश्मनी को किसी संकेत की जरूरत नहीं थी। चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, वे एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। जैसे धरती को पहले से पता होता है कि तूफान आने वाला है, वैसे ही ये दो प्राचीन प्रजातियां फिर आमने सामने थी। न कोई दहाड़, न कोई चेतावनी, वे सीधे टकरा गए। इस भीषण टक्कर ने सैली को हिला दिया, लेकिन टाइटन अभी अपने बच्चे को जन्म देकर पूरी तरह थक चुका था। उसने अपने शरीर को ढाल बनाकर बच्चे की रक्षा की और उसके हर वार में मजबूरी झलक रही थी। उसकी हरकतें धीमी हो चुकी थी, जबकि गॉडजिला के हमले लगातार तेज होते जा रहे थे। किनारे पर मौजूद सभी लोग इस लड़ाई को देखकर स्तब्ध रह गए, लेकिन इंसान फिर भी नहीं रुके। उनका असली लक्ष्य स्कारब बीटल था, जिसे वे रिसर्च के लिए अपनी लैब में ले जाना चाहते थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि टाइटन यहाँ बच्चे को जन्म देगा, इसलिए एक छोटी टीम तुरंत हरकत में आई। उन्हें नया आदेश मिला, जब दोनों विशाल जीव लड़ाई में उलझे हों, तब बच्चे को चुरा लिया जाए। आसमान से एक बड़ा जाल गिरा और एक हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे आया। उसने बच्चे को उठाया और किनारे से दूर ले गया। हैरानी की बात यह थी कि टीम चुपचाप पीछे हटने के बजाय टाइटन के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, मानो अपनी ट्रॉफी दिखा रही हो। टाइटन की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और गॉडजिला लगातार उसके करीब आ रहा था। हर बार बचना उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे समझ आ गया कि इंसान